बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल क्वेश्चन ये वाला मैंने आपको दिया था कि आपने क्वेश्चन करना है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ बैच 5 कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन इन हिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स इन विच सब्जेक्ट इज द लेवल ऑफ नॉलेज इज हाईएस्ट। अब इसमें आपको देखिए फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, आपको हिस्ट्री के मार्क्स गिवन है, नेक्स्ट आपको स्टैटिस्टिक के मार्क्स गिवन है, नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के मार्क्स गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। इट्स मीन कि आपने इनका जो है हाईएस्ट लेवल बताने के लिए मीन निकालोगे। आप मीन निकाल लेंगे, इसका हिस्ट्री का मीन निकाल लेंगे, स्टैटिस्टिक का मीन निकाल लेंगे, इकोनॉमिक्स का। इन तीनों सब्जेक्ट्स के एक्स बार आ जाएंगे तो फिर आप देख लेंगे कि किसका जो है मीन ज़्यादा है। जिसका मीन ज़्यादा होगा उसका मतलब है उसका नॉलेज हाईएस्ट है, लेवल ऑफ नॉलेज इज हाईएस्ट। क्योंकि देखिए जिसका जैसी बात है, अगर आपकी क्लास का हमारे आर्ट्स के 3 सेक्शन है ना, सेक्शन ए बी सी। अब जिस क्लास में बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो उसका मतलब उसका एवरेज भी ज़्यादा आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास का एवरेज आ जाता है 84, इट्स मीन कि आपकी क्लास के बच्चों के मार्क्स ज़्यादा है। दूसरे सेक्शन का आ जाता है 80, उसके बच्चों के थोड़े से कम है। थर्ड पे आ जाता है अगर फॉर एग्जाम्पल किसी थर्ड सेक्शन का 75, तो इसका मतलब है उस क्लास के बच्चों का जो है लेवल ऑफ नॉलेज थर्ड नंबर पे है। तो जिसका मीन ज़्यादा होगा इट्स मीन कि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज है उस क्लास का। ठीक है, जस्ट सिंपल ये है। अगर फ्रिक्वेंसी होती तो आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक इसको मीन निकाल लेना था, अरिथमेटिक मीन, और फिर भी बताना एक्सक्यूज मी था। मैम, जी, ये मीन कैसे निकालते हैं? मीन कैसे निकालते हैं बच्ची? मैं बताती हूँ दोबारा से क्वेश्चन। ये देखिए दोबारा से मैं चैप्टर को रिवाइज करने लगी हूँ एक बार। ये मीन कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन तो बड़ा ही अजीब है वैसे, लेकिन चले इसको देख लें। आपने ये चैप्टर स्टार्ट हमने किया हुआ है मेजर ऑफ लोकेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास है मेजर ऑफ लोकेशन में हमने कहा था कि हमने 3 मेजर्स पढ़ने हैं, वो सॉरी 3 नहीं 5 हमारे पास होंगे। ये जो मेजर ऑफ लोकेशन मीन होगा, अरिथमेटिक मीन यानी कि ज्योमेट्रिक मीन होगा, हार्मोनिक मीन होगा, मीडियन होगा और एक मोड होगा। अब सबसे पहले हमने स्टार्ट किया हुआ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम सिंपल मीन भी कहते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन भी था कि इसको हम मीन और क्या अरिथमेटिक मीन डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये सेम चीज़ें हैं, डिफरेंट नहीं है। सेकेंडली जो है बेसिकली हमने मीन निकालना सीखा था कि कैसे निकालते हैं। अनग्रुप डाटा का मीन निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, सिंपल जस्ट ऑब्जर्वेशन का सम किया और एन पे डिवाइड कर दिया। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था, इस क्वेश्चन का मीन निकालना हो, इन सारी ऑब्जर्वेशन का सम किया और एन से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि इन सबको ऐड किया तो 902 आ गया और 10 ऑब्जर्वेशन की 10 से डिवाइड कर दिया, आपका मीन आ गया। सिमिलरली इस क्वेश्चन यहाँ पे भी आप हिस्ट्री के कितने हैं 5 बच्चों का जो आपको है मार्क्स गिवन, आप इन पाँचों को ऐड कर लेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास मीन 1 आ जाएगा हिस्ट्री का। आप स्टैटिस्टिक के सब्जेक्ट के सारे मार्क्स ऐड कर लेंगे और 5 पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास स्टैटिस्टिक का मीन आ जाएगा। थर्ड पे आप इन सब वैल्यूज को ऐड कर लेंगे और 5 पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास इकोनॉमिक्स का मीन आ जाएगा। मीन हम जो है अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हम बेसिकली जो है अनग्रुप डाटा का मीन इस तरह से निकालते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है अगर आपके पास, मैंने कल ये भी आपको बता दिया था कि अगर फ्रिक्वेंसी गिवन हो तो इस मीन कि आपने मीन तो निकालना है, लेकिन आपने अगर ये गिवन हो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा, मसलन आपको क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रिक्वेंसी गिवन है, ये 2 चीज़ें गिवन हो सकती हैं, या कभी कभी आपको मिड पॉइंट गिवन हो सकता है। अगर नहीं गिवन तो खुद निकालना होता है मिड पॉइंट, और अगर गिवन है तो आपने यही वाला यूज़ करना है। ठीक है, आपने एफ एक्स इन दोनों को एफ वाई कह लो एफ एक्स कह लो, जो भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉलम बना लिया, इसका सम। और ये जो इनिशियल फ्रिक्वेंसी, मिड पॉइंट निकालना ज़रूरी है इसमें जो है ना आपका इसमें ग्रुप डाटा में। अच्छा, हमने इनका सम निकाल लिया, इसका जो है सम करके हमने यहाँ पे अपने फार्मूले में पुट किया, हमारे पास मीन आ गया ग्रुप डाटा का। अब ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कल का मैंने सारा लेक्चर तकरीबन रिवाइज कर दिया है। ग्रुप डाटा का मीन निकालना हो इसमें तो आपकी फ्रिक्वेंसी गिवन होती है। अनग्रुप डाटा में आपके पास जस्ट सिंपल वैल्यूज गिवन होती है। जैसे कि मैं आपकी क्लास का अगर वेट ले लूँ तो वो मेरे पास रो डाटा आ जाएगा, उसमें कोई मेरे पास क्लासेस या फ्रिक्वेंसी नहीं बनी होगी। और अगर मैं आपकी क्लास को जो है कोई टेबुलेशन कर लूँ, फ्रिक्वेंसी बना लूँ, वो मेरे पास डाटा होगा, वो ग्रुप डाटा हो जाएगा। फिर उसमें आपकी फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व होने के बाद फिर ग्रुप डाटा वाला जो है मीन का फॉर्मूला लगेगा। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है, एमसीक्यूज में भी आती हैं, और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट भी दे देते हैं कि प्रॉपर्टीज़ लिखे अरिथमेटिक मीन की।
फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज जीरो, यानी कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार या समेशन वाई माइनस वाई बार इज ऑलवेज जीरो। आपने जो है सम करना है, पहले डेविएशन आपने लेनी है। एक्स मैं यूजली एक्स यूज करती हूँ इसलिए मैं एक्स लिख रही हूँ। एक्स माइनस एक्स बार आप करते हो इज इक्वल टू, ये हमेशा जीरो आएगा, यानी कि आपने कुछ वैल्यूज़ का एक्स बार निकाल लिया और उनको उसमें हर ऑब्जर्वेशन में से उस मीन को माइनस करते गए, तो आप जब उसका सम करोगे तो ये आपके पास जीरो आएगा। सम ऑफ, यानी कि याद रखना है, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज जीरो। ये आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है जब कल को आपका वाइवा प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। 3-4 जगहों पे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और वाइवा, इन सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द डेविएशन, देखिए ये है, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज जीरो। अब इसकी अगर आपको प्रूफ, आवाज, आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा चलें ठीक है, मैं कर लेती हूँ करीब माइक को। अब आ रही है क्लियर आवाज मेरी? यस मैम। चलें जी ठीक है। मैम अब आ रही है। यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है आवाज। चलें ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ। अच्छा, आपने जो है बेसिकली मीन लेना है, जो सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज जीरो, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है मीन की, और इसका जो है नोटेशन होती है समेशन वाई माइनस वाई बार, ठीक है। ये नोटेशन आपने यूज करनी है। अब सेकंड पे आता है कि इसको प्रूफ कैसे करना है। कुछ जगहों पे आपको होता है कि प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है, तो आपने पहले इसको एज इट इज लिख लेना है। अब वाई बार को जो आप इस मिशन को अप्लाई कर दोगे तो मिशन जब वाई पे अप्लाई होगा तो मिशन वाई आई हो जाएगा। जब वाई बार है जो आपका कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, इस कॉन्स्टेंट पे अप्लाई होगा तो ये आपका एन वाई बार हो जाएगा। एन वाई बार देखिए ये एन तक था ना, इसलिए एन वाई बार हो गया। अगर ये देखिए फॉर एग्जाम्पल आपका ये होता मिशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to 5 और इसको हम y बार पे अप्लाई करते, तो अब इस केस में ये क्या होगा, 5y बार, ठीक है। जहाँ तक सम मैक्सिमम जा रहा होता है वो आ जाता है, यानी कि यहाँ पे n तक जा रहा था इसलिए ये n बन गया। यहाँ पे ये 5 तक जा रहा है तो ये 5 बन जाएगा। इसको हमने लिख लिया एन वाई बार। और नेक्स्ट इसको फर्दर जो है वाई बार को ओपन कर लेते हैं। वाई बार का फॉर्मूला होता है समेशन वाई ओवर एन, एन एन से कैंसिल होके समेशन वाई माइनस समेशन वाई जीरो हो गया। ये आपका प्रूफ भी हो गया कि ये जो है सम ऑफ डेविएशन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज जीरो। सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, फिलहाल सेकंड ही उसी की कंट्रीब्यूशन है कि आपका ग्रुप डाटा हो तो फिर भी आपका ये याद रखना आपने जीरो होगा, ठीक है। ग्रुप डाटा में इसको हम ऐसे लिखते हैं, वाई माइनस वाई बार तो एज इट इज आ गया, लेकिन साथ एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आता है, उन्होंने न्यूमेरिकल एग्जांपल देके भी आपको बता दी कि अगर आपके पास वाई ऑब्जर्वेशन हो, इनका आप मीन निकालो, वाई बार आ जाएगा। वाई बार आपका 5 आ गया। आपने हर ऑब्जर्वेशन में से उसके मीन को माइनस करते गए, यानी कि 2 में से आपने माइनस किया 5 को, 4 में से माइनस किया 5 को, इससे आपके पास ये ऑब्जर्वेशन आ गई। आपने इनका टोटल किया तो देखेंगे जीरो आएगा, ठीक है। उन्होंने प्रूव करके भी न्यूमेरिकली आपको दिखा दिया। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है, sometimes it is desirable to calculate the combined mean of two or more sample means using the individual sample means and their sample sizes. It would be denoted by what? अब ये मैं आपको पहले रियल लाइफ के एग्जांपल बताती हूँ, फिर बताती हूँ कंबाइंड मीन क्या है इसका फॉर्मूला। अगर देखिए आपके आर्ट्स के स्टैट्स के सेक्शन है, आपके पास 3 है सेक्शन, सेक्शन ए बी सी। अगर मैंने तीनों सेक्शंस का कंबाइंड मीन निकालना हो स्टैट्स के सब्जेक्ट का, स्टैट्स के मार्क्स का मैंने निकालना हो कि मीन क्या है तीनों सेक्शन में बच्चों का, तो आपको जो सेक्शन ए के बच्चे हैं मैं उनका पहले एन देख लूँगी, यानी कि उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। नेक्स्ट उसका मैं समेशन एक्स निकाल लूँगी, ठीक है। या एक्स बार कर लेते हैं इसको, एक्स बार 1 कह दिया मैंने, इसको रहने देंगे। मैंने एन लिख लिया, N1 और एक्स बार 1 लिख लिया अपने सेक्शन 1 का। फिर नेक्स्ट मैंने सेक्शन बी का मीन निकाल लिया, उसके स्टूडेंट देख लिए N2, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं N2 लिख लिया, एक्स बार 2 लिख लिया। वाई को ऑफ कर दें। इसके बाद मैं सेक्शन सी पे गई, मैंने यहाँ पे N3 निकाल लिया, उसका कितने स्टूडेंट्स हैं उस सेक्शन में, और उनका मैंने एक्स बार 3 कर दिया, ठीक है। अब मैं कंबाइन मीन निकालना चाह रही हूँ इन तीनों सेक्शंस का, ए बी सी का कंबाइन मैं निकालना चाह रही हूँ एवरेज। ये समझ आया। हाँ ठीक है, मैंने सिंगल सिंगल का तो निकाल लिया है। उसके बाद मैं कंबाइन निकालना चाह रही हूँ, तो मैंने क्या करना है, कंबाइन का फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारे पास वाई बार सी, सी का मतलब है कंबाइन। मैंने N1 लिखा, यानी कि सेक्शन ए के जो बच्चे कितने हैं
वो लिख दिया, एंड वाई बार उनका जो जितना मीन आया था वो लिख दिया, सेक्शन 2 के स्टूडेंट्स कितने हैं उनका जो मीन आया था वो लिख दिया, प्लस सेक्शन 3 के कितने स्टूडेंट्स हैं उनके जो है मीन क्या आया उसको आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 n3, यानी कि 3 सेक्शंस का अगर मैं निकालूंगी तो उन्होंने आपको बताया ना कि k तक आपने निकालना हो तो इस तरह से करेंगे। अगर मैंने तो आपको एग्जांपल के तौर पर बताया अगर मैं 3 सेक्शंस का निकाल रही हूँ तो ये मेरे पास कंबाइन मीन आ जाएगा आपके पूरे 8 मिस सेक्शंस का। मिस समझ नहीं आ रही। समझ क्यों नहीं आ रही है, क्या मैम मुश्किल है? मैम मिस प्रूव नहीं जो पहले का है। मिस प्रूफ ये जो आपने ऊपर समझाया था ये नहीं समझ आई। ये वाला कंबाइन मीन वाला। जी मिस। अच्छा मैं दोबारा से रिवाइज करती हूँ। एक बार लास्ट में पूछ लीजिएगा, दरमियान में वीडियो में बार बार फिर आपको वो डिस्टर्बेंस होगी मिस जब मिस दोबारा रखेंगे। जी मिस मिस ये जो आती हैं प्रॉपर्टीज, ये ऐसी ही हमने लिखनी होती है पेपर्स में जैसे ये बुक में लिखी हुई है? आपने जो प्रॉपर्टी लिखनी है ना बुक में तो आप बस ये लिख दोगे कंबाइन मीन ऑफ दिस, आपने बस ये फार्मूला बता दोगे और कंबाइन बता दोगे कि मीन निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है ये सारी लाइनें आपने रटनी है याद करनी है, तो आपने बस ये फार्मूला लिख देना है और एक लाइन में बता देना है कि आप कंबाइन मीन भी निकाल सकते हो। और ऊपर वाली लाइन जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इसमें भी आपने सारा नहीं लिखना है, ठीक है। आपने जो है अगर आपको यहाँ से लेके द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन यहाँ तक आप लिख सकते हो और साथ आपने ये वाली लाइन जो है ये बता देंगे। प्रूफ आपने नहीं करना, प्रूफ कभी आपसे आप मांगेंगे तो करना, अदरवाइज प्रूफ आपने करने की जरूरत नहीं है आपको। और अगर आ भी जाता है तो सिर्फ ठीक है। उसका अनग्रुप का करते हैं, ग्रुप का करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं दोबारा आती हूँ, हमने कंबाइन मीन का फॉर्मूला देख लिया। ये होता है कि आपने ये एज इट इज़ याद करना है अब, n1 इंटू वाई बार 1 प्लस n2 वाई बार 2 प्लस सोन, जितने भी आपके n होंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको वाई बार गिवन होंगे उनको आपने मल्टीप्लाई करके सम कर लेना है, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तीनों जितनी भी आपको गिवन होंगी n1 n2 n3 सोन nk तक आपने वो ऐड कर लेनी है। इस तरह से ये आपका कंबाइन जो है मीन निकल आएगा। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया अगर आपका वाई बार 1 ये हो जाए n1 ये हो जाए वाई बार 2 ये हो जाए वाई बार n2 ये सब चीज़ें आपको गिवन होंगी, बस आपने इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है तो आपके पास कंबाइन देखिए मीन आ गया। आपने सब वैल्यूज को पुट कर दिया और आपके पास कंबाइन मीन कैलकुलेट कर आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास, ये प्रॉपर्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम। यानी कि पहले तो हमने देखा था ना कि सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन इज जीरो। अब यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा यूज हो गया सम ऑफ स्क्वायर, तो आपने कहना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज जीरो। अब देखिए उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें ये स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर आ गया बस उन्होंने, लेकिन वो जीरो था। अगर आप सिंपल सम करते हो लेकिन आप स्क्वायर में चले जाते हो तो ये आपका मिनिमम हो जाता है। ये आपने याद रखना है, जब आपने आता है लिखने के लिए तो आपने ये लिखनी है नोटेशन भी, और इस तरह से करना है आपको। उसके बाद आ जाता है आपके पास अगर ग्रुप डाटा का हो जाए मिनिमम तो फिर आपका बस f मल्टीप्लाई हो जाएगा मिस एक्स्ट्रा। जी मिस ये जो अनग्रुप डाटा है इसमें डेविएशन वाली जो है स्क्वायर वाली, इसमें अनग्रुप में तो एफ इन्होंने लिखा है, अनग्रुप में तो एफ होता ही नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अनग्रुप का ये है, ये देखें वो ध्यान से देखा करो बच्चे, दरमियान में बार बार वीडियो में फिर आपको बाद में जब देखोगे तो मसला होगा। ये देखो इसमें अनग्रुप में कहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, ये है ग्रुप वाला, इसमें आपको उन्होंने फ्रीक्वेंसी मेंशन की है। ठीक है पहले पूरी बात सुन लेते हैं फिर आगे आपको वो होता है। इसमें अनग्रुप वाले में फ्रीक्वेंसी आपको अच्छा गिवन सॉरी नहीं मिस। है और ग्रुप वाले में फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसको भी प्रूव करने के लिए वैसे आता तो नहीं, लेकिन अगर कभी आ भी जाए तो आपने ऐसे करना है समेशन y माइनस ए, आपने कहा लेट कर लिया हमने, it means that when we take sum of squares of the derivation from any value a other than y bar then summation y minus a square greater than summation y minus y bar square। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपके पास जो है y माइनस ए, आपने ये कोई कांस्टेंट ले लिए, उसमें आपने y बार को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है जब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे आपने इसको इकट्ठा कर लिया, y माइनस वाई बार कर लिया प्लस y बार माइनस ए कर लिया। देखिए इन दोनों को कंबाइन कर लिया और इन दोनों को कंबाइन करके इसके ऊपर स्क्वायर ओपन कर दिया तो हमारे पास पहला ये आ जाएगा। जब इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा तो आपको पता है ना a प्लस बी का स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे करते हैं ना। अब ये उन्होंने किया कि पहले ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया फिर उसके बाद 2ab हो गया। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि जो ये वाली टर्म है ये जीरो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देख ली थी, ये जीरो होगी। अब ये टर्म रहेगी ये और ये टर्म रहेगी, ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। अब हमारे इस प्रॉपर्टी के थ्रू प्रूफ हो गया अगर कोई कांस्टेंट हमारा जो है माइनस हो रहा है ऑब्जर्वेशन में से वो ग्रेटर होता है हमारे मीन वाली ऑब्जर्वेशन से, ये हमेशा हमारा मिनिमम रहता है। ठीक है
ये वाली ऑब्जर्वेशन बड़ी हो गई है, मिस लेकिन इसकी प्रूफ वाली याद करें हम या ना? एक दो बार बाय हैंड कर लीजिएगा वैसे। अच्छा जी, फोर्स प्रॉपर्टी आती है, ये बहुत यानी कि यूज़ होती है, ये याद भी आप कर लीजिएगा, लेकिन इतनी लाइन आपने याद करनी होगी, ज़्यादा तो करने की जरूरत नहीं है इसको, लेकिन ये यूज़ होती है बेसिकली। द मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। अब यहाँ पे बात याद रखनी है, ओरिजिन का मतलब होता है किसी चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें आपके पास वैल्यूज थी 5, 6, 9, 3, ये हमारे पास x की वैल्यूज है अनग्रुप डाटा की। ग्रुप डाटा भी हो सकता है फ्रीक्वेंसी वाला, लेकिन ये अनग्रुप की मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको वो कहें कि इसका आपने मीन निकालना है, आप मीन निकालो। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता नहीं है क्या आता है, लेकिन मैं वैसे लेट कर रही हूँ, लेट्स सपोज कि इसका मीन आ गया हमारे पास 7 आ गया। अब अगर मैं कुछ वैल्यूज इसमें ऐड करती जाऊँ, ऐड प्लस और माइनस का मतलब है ना ओरिजिन में चेंज कर रही हूँ, अगर मैं कुछ वैल्यूज इनमें ऐड करती जाऊँ, सब में मैं अपना जो है 10 10 ऐड करती जाऊँगी, सब वैल्यूज में कुछ ऐड कर रही हूँ मैं, तो मैं देखूंगी कि जो मेरा मीन है अब यहाँ पे चेंज होके आ जाएगा 17, यानी कि जो आपका है मीन वो अफेक्ट होता है कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, ठीक है। और माइनस का मतलब ये है कि आप इसमें से वैल्यूज फॉर एग्जांपल 10 10 माइनस करते जाए हर ऑब्जर्वेशन से, उसका मीन निकालेंगे तो वो आपका कम हो जाएगा, जो ओरिजिनल मीन आ रहा था उससे कम हो जाएगा। तो इसका बेसिकली ये पर्पस है कि मीन इज अफेक्टेड, मीन में कोई चीज़ जो वैल्यूज में आप ऐड करते हो या वैल्यूज में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो, उससे आपका मीन अफेक्ट होता है। If a constant a is added each of the observation y1, y2, so on, yn having mean y bar, the mean is increased by constant by adding a to all observation a plus y bar, यानी कि हर ऑब्जर्वेशन में आप कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो आप देखोगे आपका एंड पे मीन जाके ये हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल वो a 10 हो जाए तो फिर आपका a 10 प्लस a हो जाएगा। अगर आप कोई चीज़ वो कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका मीन y बार माइनस a हो जाएगा। याद रखना है, जो आप कांस्टेंट ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपका ओरिजिनल मीन उतना कम या उतना ज़्यादा हो जाएगा, वही चीज़ नहीं रहेगी। आप आगे नेक्स्ट जाओगे, वेरियंस करोगे, कोरिलेशन करोगे, आप देखोगे कोरिलेशन तो खैर सेकंड ईयर में है, आप जब वेरियंस करोगे तो देखोगे उसमें कोई चीज़ ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी वही रिजल्ट आएगा, लेकिन मीन अफेक्ट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन या स्केल। ओरिजिन का मतलब है ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। नेक्स्ट है द मीन, यहाँ पे मैंने लिखा लेकिन मीन है, द मीन इज अफेक्टेड बाय अ चेंज ऑफ स्केल। स्केल का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। अब मैं वैल्यूज़ ओरिजिनल वैल्यूज़ मेरे पास अगर कोई हो तो उसको मैं किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करती जाऊँ या किसी कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड करती जाऊँ तो मेरे रिजल्ट अफेक्ट होंगे, जो ओरिजिनल आ रहे थे वो नहीं आएंगे, कुछ और आएंगे, ठीक है। ये है इसका मतलब। इफ y1 y2 so on yn have mean y bar then the mean after multiplying each observation by constant a then the mean is multiply a constant, यानी कि जो आप ओरिजिनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके रिजल्ट में भी वो चीज़ ऐड होकर या मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी। देखिए मैंने एक कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई करती गई हर ऑब्जर्वेशन को, एंड पे मेरे जो है वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर आ गया। अगर मैं डिवाइड करती तो वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाता है, वाई बार डिवाइडेड बाय 10 आ जाता है मेरा, ठीक है। कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करूँ, ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ या फिर जो है डिवाइड करूँ, मेरा मीन अफेक्ट होता है उसका रिजल्ट। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कैलकुलेशंस ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय कोडिंग शॉर्टकट मेथड। अब अभी तक आपने जो मीन का फार्मूला पढ़ा है वो सिंपल मेथड था, आपने मीन निकालना सीखा समीशन एक्स ओवर एन से या फिर समीशन एफ एक्स ओवर एन से। अगर उन्होंने कहा कि आपने को मेंशन कर दें कोडिंग मेथड या शॉर्टकट मेथड से तो फिर आपने इससे करना होगा। इसका पर्पस ये होता है आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाती है, शॉर्टकट या कोडिंग मेथड से आपकी जो मीन की बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं वो इजीली आप कर सकते हो, छोटी वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। अच्छा इसमें क्या है हमारे पास, the calculations of इसमें हमारे पास आ रहा है अरिथमेटिक मीन में बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। इसका हमारे पास ये फार्मूला होता है, याद रखने फार्मूला एज इट इज़ याद रखने होते हैं आपने। मीन का फार्मूला जो है ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा का भी याद रखना एज इट इज़, और ये वाला आपका कोडिंग वाला मेथड भी आपने एज इट इज़ याद कर लेना। इसको हम डी वाला मेथड भी कहते हैं और कोडिंग मेथड शॉर्टकट मेथड। अब इसमें डी क्या, उन्होंने डी डिफाइन कर दिया, डी आपका होता है वाई माइनस ए, यानी कि ऑब्जर्वेशन में से आपने कोई एक कॉन्स्टेंट माइनस करना है। अब ये कॉन्स्टेंट जो ए है ये क्या होगा, अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। ये आपको या तो क्वेश्चन में गिवन हो तो उन्होंने बता देंगे ए आपका 10 है, ए 50 है, ए 90, कुछ भी जो भी आपका आएगा वो आपको बता देंगे, मेंशन कर देंगे। अगर वो मेंशन नहीं करते हैं ए आपका तो आपने दरमियान वाली मिडल वैल्यू लेनी होती है। याद रखना, ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर वो मेंशन नहीं होता तो आपने मिडल वैल्यू लेनी होती है डाटा की। अब इसको हम करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, वैसे अगर देंगे अगर वो क्वेश्चन में,
अगर नहीं देते तो आपने मिडिल वैल्यू लेनी है, सिंपली ये चीज़ याद रखनी है। ये आपके पास डी का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट इसके बाद उन्होंने मजीद आपको बताया कि ये आता कैसे, फार्मूला डिराइव कैसे होता है। आप उन्होंने कहा कि वाई की जगह पे ए ऐड भी कर दें, सब्ट्रैक्ट भी कर दें, कुछ से कुछ चीज़ पता है ना आपको, मैथ में कुछ भी साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उन्होंने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, जो आपका है ये वाला वाई माइनस ए डेविएशन रह गया, और जो ए है उसको उन्होंने वाई कॉन्स्टेंट के तौर पर निकाले और बता दिया कि ये इसका आता है और ये आपके पास वाई होता है। जो ऊपर उन्होंने फार्मूला बताया बस उसको उन्होंने बता दिया, इधर ऊपर थोड़ा सा मिस मिस जी मिस ये y माइनस a प्लस 1 के a प्लस a कैसे आया है? जी मैंने आपको y बता माइनस a प्लस a। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका मैथ में होता है कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप उसको करते हैं। उन्होंने यहाँ पे खुद से ऐड भी किया ए को और सब्ट्रैक्ट भी किया। किसी चीज़ के ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका ये वाला ही रहेगा। डैडी वो बल्ब भी लाने थे, माइक बुला ऑफ रहे कर माइक ऑफ कर लिया करें आप लोग, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट आते हैं अनग्रुप डाटा का। तो ये है बेसिकली ऊपर था और ये ग्रुप डाटा का आपके पास आ गया। अगर आपका ग्रुप डाटा होगा तो आपका डी के साथ एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी समीशन एफ आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है आपके पास वाई बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एज। ये एज क्या होता है? एज आपको पता है कि आपके इनके दरमियान में इंटरवल होता है, जैसे कि इन दोनों के दरमियान में कितना इंटरवल आ रहा है, 4 वैल्यूज़ का आ रहा है। ऐसे किसी के दरमियान में 10 का, 5 का, 6 का, कुछ भी आ सकता है, वो आपका एज हो जाता है। और ये भी याद रखें, ये जो हमने डी वाले फार्मूले पढ़े हैं इसको हम शॉर्टकट कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। जो हमने डी वाले फार्मूलाज पढ़े हैं उनको शॉर्टकट मेथड कहते हैं। ये चीज़ें मैं सारी बता रही होती हूँ, आप दोबारा वीडियो भी देख लिया करें। इसके बाद ये वाला जो आपका फार्मूला है इसको हम कोडिंग कहते हैं। अब कोडिंग में बेसिकली आपका जो है एफ होगा, उन्होंने बता दिया कि यू आपने कैसे लेना है, वाई माइनस ए ओवर एच आपने इस तरह से लेना है। इसमें भी आपको ए गिवन होगा, एच आप खुद इंटरवल निकाल लेते हो और वाई वैल्यूज ऑब्जर्वेशन है जो आपकी, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर ज़्यादा होगा, अभी तो आपको लग रहा है क्या है, लेकिन इन फार्मूलाज को आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल है आपके पास 3.3। इसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द डाटा एग्जाम्पल 3.1 एंड 3.2 बाय शॉर्टकट मेथड। आपने शॉर्टकट मेथड से निकालना है। इसमें आपने क्या करना होगा, ये 3 एग्जाम्पल पहले हम देख लें। 3.1 एग्जाम्पल का डाटा कहाँ पे हमारे पास, ये हमारे पास 3.1 एग्जाम्पल का डाटा। इसमें ये देखें आपके पास यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मिड पॉइंट और सॉल्यूशन है, ये चीज़ें गिवन है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आपने देखिए टेकिंग 90 आर्बिट्रेरी वैल्यू, उन्होंने मेंशन कर दिया कि आर्बिट्रेरी वैल्यू आपने 90 लेनी है, यानी कि ए आपका है यहाँ पर 90। अगर वो नहीं मेंशन करते तो देखिए आपका 90 तकरीबन यहाँ पे मिडल में आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है मिडल में, सॉरी यहाँ पे देखें 2 4 5 2 4, यानी कि ये देखें मिडल ऑब्जर्वेशन आ रही है। इसके इधर वाली ऑब्जर्वेशन भी 5 है, इसके इधर भी 5 ऑब्जर्वेशन है, दरमियान में करके जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो मिडल उन्होंने ले लिया आपका ए, ठीक है। अब ए आपके पास आ गया है, डी आपने निकालना है ऑब्जर्वेशन का, वाई आपको गिवन है। उन्होंने बेसिकली ना आपको डिस्क्रीट डाटा सेट का ये करके दिखाया है। नेक्स्ट वो कंटिन्यूस का भी करके दिखाएंगे इसी एग्जांपल में। 3.1 2 3 यानी कि दोनों एग्जांपल्स लिए हैं, ये डिस्क्रीट की है या आपको कह लो, सॉरी डिस्क्रीट की नहीं, अनग्रुप की, और ये आपको ग्रुप डाटा। आवाज सही से नहीं आ रही। चलिए मैं दोबारा माइक करीब करती हूँ। इसमें उन्होंने बेसिकली गर्ल्स ध्यान से देखें, आपको ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों का उन्होंने आपको शॉर्टकट मेथड के थ्रू मीन निकालने के लिए कहा है। आपको कह दिया कि 90 इसमें आपने आर्बिट्रेरी वैल्यू लेनी है। मैंने आपको बताया अगर नहीं गिवन होती तो आप मिडल वाली लेते हैं, तो मिडल हमारा 90 ही बन रहा है। यहाँ पे जो 3.1 एग्जाम्पल का डाटा है आपने वो लिख लिया, वाई ऑब्जर्वेशन लिख ली, डी निकाल लिया। डी का फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस 90, यानी कि ए, वाई माइनस ए। आपने y माइनस ए करके ये जो है ये वैल्यूज निकाली। अब देखिए इस मेथड का जो है एडवांटेज ये है कि आपको वैल्यूज इतनी बड़ी बड़ी जब कैलकुलेटर में एंटर करेंगे तो गलती से कुछ भी हो सकती है। 92 की जगह पे 29 हो गया, या फिर 90 की जगह पे कुछ भी वैल्यू, जैसे कि आपने देखा था कल 98 की जगह पे 94 आपका एंटर हो जाए, इस तरह कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने जो है बेसिकली वैल्यूज को कम कर लिया, शॉर्ट कर लिया, इजीली फॉर्म में ले आए हैं। आपकी जो है आप इजीली इसको कैलकुलेटर में सिंगल डिजिट की वैल्यू आ गई तो आप इजीली इसको कर सकते हैं।
आपने सम निकाल लिया डी का, ये आपका समीशन डी हो जाएगा। यहाँ पे आपका समीशन डी आ जाएगा और आपने ये वैल्यू समीशन डी की यहाँ पे पुट कर दी। एन आपका 10 था, ए आपका 90 गिवन था क्वेश्चन में, इसको सोल्व करके आपके पास ये मीन आ गया। और आप देखेंगे शॉर्टकट मेथड का और सिंपल वैल्यूज दोनों का मीन सेम आया। आपने पीछे ओरिजिनल वैल्यूज का भी कैलकुलेट किया था, यही आया था ना, और शॉर्टकट से भी यही आया। अब नेक्स्ट आपने शॉर्टकट मेथड के थ्रू करना है। मिस हाँ जी मिस ये सिग्मा डी कहाँ से आया है, ये कैसे निकालेंगे? सिग्मा डी नहीं है, समीशन डी। समीशन डी का मतलब है आपने ये वैल्यू कैलकुलेट की है, कॉलम बनाया है, आपकी जो ऑब्जर्वेशंस थी अच्छा, उसमें तो से ये वाई आई जो है ये डाटा इसका 2 ये होगा। ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको वाई आई। ये देखें गर्ल्स, आप लोग बिल्कुल ध्यान से काम नहीं कर रहे। ये देखो, ये आपको वाई आई गिवन है ना क्वेश्चन में, ऐसे ही आपको पेपर में भी गिवन होगा वाई आई। आपको वाई आई गिवन है, मिडल ऑब्जर्वेशन उन्होंने कह दिया कि आपकी 90, अगर नहीं भी गिवन तो आपने खुद से 90 ले लेनी है। दरमियान में जो है ना वीडियो पे बार बार रोक के नहीं करते, एंड पे जाके पूछ लेना था आपने। ये देखिए यहाँ पे मिडल वैल्यू आपकी 90 आ रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये चीज़ें तो आपको सारी पता चल गई। तो मिस ये 2 क्यों आया यहाँ पर? 2 कहाँ पे आया है? ये तो सम आ रहा है ना आपका। ये देखो जो आप मिस ये आपने ऑब्जर्वेशन आ गई, आपकी पहली वाली आ गई 87। ध्यान से ना दोबारा वीडियो को देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। 87 आ गई, दूसरी ऑब्जर्वेशन आपकी 91 आ गई, थर्ड आपकी फॉर एग्जांपल 89 आ गई। आप डी कैलकुलेट करो, यहाँ से ध्यान से देखें, डी कैलकुलेट करो। डी का फॉर्मूला क्या है आपके पास? y माइनस ए, और ए आपको क्या गिवन है यहाँ पे? 90। आपने 87 में से 90 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा? -3। 91 में से इसको किया तो 1, 89 में से किया तो -1, सो ऑन। आपने सारी ऑब्जर्वेशन का किया तो यहाँ तक आ गया, उसका आपने सम किया, एंड पे जाके आपका उसका सम 2 आया। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा में आपको क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और मिड पॉइंट आपने खुद कैलकुलेट कर लिया। ये आपको यूजली गिवन नहीं होती, ये 2 चीज़ें गिवन होती हैं। मिड पॉइंट आपने कैलकुलेट कर लिए, फिर आपने इसमें भी डी निकालना होता है। उसमें डी आपने जस्ट निकाला था कि आपकी जो आ रही की ऑब्जर्वेशन, उसमें से आप माइंड में करते कि यहाँ पे आपने मिडल वाली ऑब्जर्वेशन जो निकाली है, मिड पॉइंट्स में से आपने माइनस करते गए जो है अपना 98। अब 98 इन्होंने यहाँ पे क्यों लिया, देखेंगे इसका आपका तकरीबन ये मिडल वैल्यू ये आ रही थी। उन्होंने खुद मेंशन किया कि आपने टेकिंग 98 लेना है। अगर वो मेंशन नहीं करते तो आपने यहाँ से खुद इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। आपने ये ले लिया, ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन में मेंशन होता है। आपने डी आई निकाल लिया, उसके बाद हमारा ये डाटा है कंटिन्यूस का, यानी कि सॉरी ग्रुप डाटा का, तो हमने फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दी, हमारे पास एफ डी का कॉलम आ गया। इसका हमने सम कर लिया एंड पे, और इसका सम हमें चाहिए होगा। इन दोनों के सम हमने यहाँ पे पुट की, इसका ऊपर आ गया, इसका नीचे सम आ गया, और एक ही वैल्यू 98 हमें क्वेश्चन में गिवन थी। इसमें सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो है वाई बार कैलकुलेट हो गया। और आप देखोगे ये मीन आ रहा है, यही आपके पीछे वाले क्वेश्चन 3.2 एग्जाम्पल में भी यही आया होगा। आज हमारा जो है इतने ही मैं काम करवा रही हूँ आपको। बेसिकली ये जो है न्यूमेरिकल, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लें, मेरिट्स और डीमेरिट्स। ये जो आपने स्टार्टिंग में पढ़े थे ना प्रॉपर्टीज, वही चीज़ है। इट इज़ यूजुअली डिफाइंड बाय अ मैथमेटिकल फार्मूला। बेसिकली आपको पता है कि इसका एक फार्मूला है मैथमेटिकल। नेक्स्ट, इट इज़ इजी टू कैलकुलेट, इजीली यानी कि कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। आपको पता है मीन सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है, ये नहीं करता कि मिडिल वाली ऑब्जर्वेशन ले ली या लास्ट वाली ऑब्जर्वेशन ले ली। नेक्स्ट इसके बाद आता है इट इज स्टेबल स्टैटिस्टिक इन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। अब वो कह रहे हैं कि आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाएं, लेकिन ये स्टेबल ही रहता है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कैन बी फाउंड इफ मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर नोन। अब जो है इसमें, अब आप इसमें 3 या 4 कर लीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा इसमें से, ठीक है। जो बेसिकली आपकी स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज थी वही यहाँ पे भी उन्होंने डिफाइन कर दिया। डीमेरिट के यहाँ पे अरिथमेटिक मीन के, इट इज वेरी सेंसिटिव टू एनी मार्क डिपार्चर फ्रॉम द बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेंस नॉट सूटेबल फॉर स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो कह रहे हैं कि स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपके जो है डाटा में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ जाए, स्क्यूड हो जाए, नेगेटिवली स्क्यूड हो जाए या पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाए, उस केस में ये आपका सूटेबल नहीं होता। स्क्यूड के केस में आपका मीडियन सूटेबल होता है या मोड सूटेबल होता है। इट गिव्स फेलियस एंड मिसलीडिंग कंक्लूजन्स व्हेन देयर इज टू मच वेरिएशन। देखिए ये कह रहे हैं कि आपको जो गलत रिजल्ट देगा अगर डाटा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाए। इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ कि आपकी क्लास के, अब आपकी क्लास के रहने देती हूँ, मैं किसी और की क्लास का लेती हूँ। अगर किसी और क्लास में मतलब मैं किसी बच्चों का मार्क्स का डाटा एवरेज निकाल दूँ, सारे बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं तकरीबन 40-50 के राउंड, किसी एक बच्चे के मार्क्स आ गए 90 के राउंड, तो बेसिकली ये हमें डाटा जब आप इसका मीन निकालेंगे तो ये मीन शो हो जाएगा मुझे 60।
अब ये डाटा मुझे गलत रिजल्ट दे रहा है क्योंकि सारी मेरी ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट जो है मीन तो वो लाई कर रहा है 40 से 50 के दरमियान में। कोई एक ऑब्जर्वेशन जो है वो 90 होने की वजह से मेरा सारा डाटा जो है मुझे गलत रिजल्ट दे रहा है कि मेरा मीन आप 60 आ गया है। इस केस में हमारा जो है मीन मिसरीडिंग रिजल्ट देता है कि आपके पास कोई एक बड़ी ऑब्जर्वेशन आ जाए और सारे डाटा का रिजल्ट जो है सेंटर चेंज हो जाता है। इट इज़ ग्रेटली इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। अभी जो मैंने आपको बताया एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से इफेक्ट होता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासेस, इट कैन नॉट बी, सॉरी, ओपन एंड क्लासेस का ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ओपन एंड क्लासेस वो होती हैं जिसका स्टार्टिंग आपको नहीं गिवन होती, लोअर लिमिट, और लास्ट की जो है अपर लिमिट नहीं गिवन होती, तो आप उसका मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि आपको मिड पॉइंट कैलकुलेट करना होता है सबसे पहले, और मिड पॉइंट के लिए सारी ऑब्जर्वेशन का पता होना चाहिए। जी, ये वेटेड मीन का भी लास्ट टॉपिक है, इसको भी देख लें, 2 मिनट का ही है गेम। मीन से रिलेटेड ही है ये। वेटेड मीन क्या है, अब हर जो है चीज़ को आप इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। जैसे कि आपका जो इनकम आती है तो आप कहते हो कि मैंने जो है इसको हमने जो है पाई चार्ट बनाने भी सीखा था, जो है ना वो बेसिकली हर एक की इंपॉर्टेंस के मुताबिक बनाते थे। इसमें वेटेड मीन में भी यही चीज़ है कि आप हर एक को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते। जैसे कि आपका जो होता है फूड पे आपने कितना स्पेंड करना है, आपका हाउस पे कितना हो रहा है, या फ्यूल पे कितना हो रहा है, मेडिसिन पे कितना हो रहा है, हर एक को आप इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। आप कहते हो कि ग्रोसरी पे मैंने इतने % खर्च करना है, मेडिसिन पे इतने करना है, यानी कि कम ज़्यादा होता जाता है ना, हर एक पे इक्वल इक्वल डिवाइड तो नहीं करते। जैसे कि आपकी इनकम आएगी तो आप कहते हो कि 20,000 मैंने हर एक पे करना है, इक्वल नहीं कर रहे हो। तो किसी पे आप 30,000 कर रहे हो, किसी पे 10,000 कर रहे हो, किसी पे 5,000 कर रहे हो, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस के मुताबिक कर रहे हो। तो अरिथमेटिक मीन ही है बेसिकली ये वेटेड मीन, लेकिन इसमें क्या है डिफरेंस, इसमें आपको वेट दिए होते हैं, हर एक का इक्वल वेट नहीं होता। अरिथमेटिक मीन इज यूज व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जब हर ऑब्जर्वेशन की इक्वल इंपॉर्टेंस हो तो हम करते हैं अरिथमेटिक मीन। बट देयर आर सर्टेन सिचुएशन इन विच डिफरेंट ऑब्जर्वेशन गेट डिफरेंट वेट्स। लेकिन कुछ यानी कि डिफरेंट वेट्स भी हो सकते हैं। इन सच सिचुएशन वेटेड मीन आर डिनोटेड बाय वाई आर प्रेफर्ड, इज प्रेफर्ड, सॉरी। अब इसका फार्मूला क्या है आपके पास, जो आपका बेसिकली था ना कंबाइंड मीन का, उसी की तरह का फार्मूला है। हर ऑब्जर्वेशन के साथ उसका वेट मल्टीप्लाई किया, प्लस हर ऑब्जर्वेशन के साथ उसका वेट मल्टीप्लाई करते गए, ये सम बना लिया, और नीचे आपका सम ऑफ वेट्स आ गया। तो इससे आपका ये फार्मूला देखा जाए तो बेसिकली ग्रुप डाटा की तरह का ही होता है ना, समीशन एफ वाई उसमें आता है डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब यहाँ पे आप देखो एफ की जगह पर बस वेट आ गया, अदरवाइज ये फार्मूला सेम ही है आपको याद रखने के लिहाज से। हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लें, फिर आपका ये क्लियर हो जाएगा। द फॉलोइंग डाटा अबाउट परसेंटेज किल वाई आर एंड द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स वाई आर यूज इन स्टडी। आपको किसी चीज़ का जो है उन्होंने कहते हैं कि परसेंटेज किल वाई गिवन है, और उसका जो है इंसेक्ट्स की यूज इन स्टडी ये है, ये उसका वेट गिवन है, ये ओरिजिनल वैल्यूज गिवन है। आपने इसका उन्होंने कहा है वेटेड मीन निकालें, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप एक कॉलम होगा आपके पास वाई का, एक कॉलम होगा आपका डब्ल्यू का, नेक्स्ट कॉलम आपका बन जाएगा वाई डब्ल्यू, यानी कि हर वाई ऑब्जर्वेशन को वेट के साथ मल्टीप्लाई करते थे। नेक्स्ट इसके बाद जो है इसका सम कर लेंगे वेट का, और इसका सम कर लेंगे। इन दोनों के जो सम को आप यहाँ पे रख देंगे, फर्स्ट वाले जो वाई डब्ल्यू का यहाँ सम रख दोगे, समीशन डब्ल्यू का यहाँ पे रख दोगे, इन दोनों को जो है सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा वेटेड मीन। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि वेटेड मीन में आपको वेट्स गिवन होते हैं किसी ऑब्जर्वेशंस के, आपने एक कॉलम बना लेना है वाई डब्ल्यू, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा, ये ना लिखें इस पे एमन, नेक्स्ट इसके बाद ये आपका वाई डब्ल्यू हो जाएगा, और ये डब्ल्यू हो गया आपके पास, ठीक है। और ये आपके पास वाई ऑब्जर्वेशन, ये दोनों तो आपको क्वेश्चन में गिवन थे ना, आपने एक वाला कॉलम निकाला है बस वाई डब्ल्यू। इस वाई डब्ल्यू को आपने सम करके ऊपर रख लिया, और समीशन वाई को आपने नीचे रख लिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब इसको आप पहले आपने जो है एग्जाम्पल को बाय हैंड करना, फिर आपने क्वेश्चंस पे जाना, फिर आप इजीली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस मार्क करवा दूं जो आपकी एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड है। एक्सरसाइज में मैट्रिक में नहीं किया हमने, ये कल मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया था, ये आप सबने कर लिया होगा। इसमें आपको क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने मैंने कल बताया था एक्स निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एफ एक्स निकाल लेंगे, और उससे आपका जो है ये मीन निकल आएगा। नेक्स्ट आपको 3.12 गिवन है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन बिलो हैज गिवन डिराइव फ्रॉम द वर्किंग। आपको देखिए ये चीज़ गिवन है। अब इसमें डी उन्होंने बता दिया कि ऐसे कैलकुलेट करके दे दिया उन्होंने, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें ए क्या है हमारा, डी हमारा फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए। तो ए यहाँ पे क्या है 18,
ठीक है, आपको ए गिवन है 18, आपने डी निकाला हुआ है, उन्होंने एफ निकाला हुआ, तो एक आप कॉलम बना लेंगे एफ डी का और नीचे आप समीशन एफ कर देंगे और ए आप यहाँ पे जो है 18 वो लिख देंगे, तो ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद है आपने ये वाला क्वेश्चन भी करके आना है 3.24। ठीक है, इसमें आपको u बता दिया, u का ये फार्मूला है, इसमें ये आपका a गिवन है और ये आपका h गिवन है। आपने जो है उन्होंने बता दिया कि u आपने कैलकुलेट किया हुआ है, h ये है, इस फार्मूला आपको बताया हुआ पीछे। सॉरी, ये हार्मोनिक मीन का ये भी आपने नहीं करना है, मीन का करना होता तो निकालना होता तो फिर करना था। अच्छा, ये आपने करना है वेटेड मीन का क्वेश्चन है, जो मैंने भी आपको बताया है, हर एक का वेट गिवन है सब्जेक्ट्स का और ये सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है और इनका आप सम करके निकाल लेंगे। सिमिलरली वेटेड मीन का 3.26 भी आपने करना है, आपको ये वेट्स गिवन है और ये ऑब्जर्वेशन गिवन है, इनका आपने एक कॉलम बना लेना वाई डब्ल्यू और सम करके आपने निकाल लेना इसको भी। और ये वाला आपका क्वेश्चन 3.27 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका अक्सर जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है।